वेलकम टू कंपाइल करो। आज हम काफका का आर्किटेक्चर समझेंगे। अगर आपने इस वाले सेशन को डिटेल में समझ लिया और देख लिया, एंड तक देखा इस वाले वीडियो को, तो आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इजीली काफका को अपने यूज केस के लिए यूज कर सकते हो और आप फाइन ट्यून कर सकते हो और इसके थ्रू आप अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और बिजनेस फीचर्स बना सकते हो। ठीक है, तो काफका बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, काफी सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड पब सब है बेसिकली, जो कि डेटा परसिस्टेंट स्टोर करके भी रखता है, आपको कैपेबिलिटी देता है। ये आपके पास एज ए डेटा स्टोर की तरह भी काम करता है। तो बहुत सारी फंक्शनलिटी काफका एक बार में सर्व करता है। तो हम इसको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, बड़ा बेसिक से जानेंगे सबसे पहले चीजों को। तो काफका में सबसे पहले आप क्या जानते हैं? एक प्रोड्यूसर होता है, ठीक है, एक कंज्यूमर होता है, एक आपके पास में ब्रोकर होता है, ठीक है, एक आपके पास में जूकीपर होता है, जो कि अभी मॉडर्न वर्जन में इसको हटा दिया, नए वाले में काफका 3 में इसकी जरूरत नहीं है, अब ये इनबिल्ट खुद से ही मैनेज कर लेता है। तो बेसिकली काफका क्लस्टर को मैनेज करने के लिए जूकीपर यूज करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ब्रोकर की। सबसे सिंपल भाषा में स्टार्ट करूंगा चीजों को, जिससे आपको इजीली समझ में आए और आप कल से इसको यूज कर ले। कल आप इंस्टॉल करेंगे, कल आप बताएंगे कि आपको कैसे फाइन ट्यून करना है, सब चीज आप सीख जाएंगे इस वाले सेशन के अंदर। तो प्रोड्यूसर में होता क्या है? डेटा जब आप प्रोड्यूस करते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं काफका आर्किटेक्चर दो तरीके पे डिपेंडेंट होता है। तो ये जेवीएम पे मतलब जावा में बनाया हुआ है, तो जेवीएम जरूरी है इसके लिए। ठीक है, अब इसके साथ बहुत सारी चीजें आती है जेवीएम, जहां पे जेवीएम इन्वॉल्व होता है वहां पे मेमोरी लीकेज बहुत हाई होते हैं। ठीक है, ये अपन कैसेंड्रा और सिला के आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। अब जानते हैं प्रोड्यूसर के बारे में। तो जब आप कोई भी डेटा जब प्रोड्यूस करते हैं ना ब्रोकर के अंदर, तो बेसिकली डेटा कैसे प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूसर है सर्विस का, किसी सर्विस के अंदर है, और ये आपके पास ब्रोकर है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि काफका किस यूज केस के लिए, तो टाइम सीरीज डेटा के लिए काफका का यूज करते हैं, बट किसी स्लो प्रोसेस के लिए भी आप काफका का, और हैवी प्रोसेस के लिए भी आप काफका का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए कुछ फाइन ट्यून कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती है आपको, जिससे आप जो लॉन्ग रनिंग टास्क है उसके लिए भी आप काफका का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जनरली शॉर्ट इंटरवल के जो टास्क होते हैं उनके लिए तो बेस्ट होता ही है, बट लॉन्ग इंटरवल के जो टास्क होंगे उसको भी इजीली हैंडल कर सकता है और इजी वे में स्केल भी करवा देगा आपको उस चीज के लिए। ठीक है, अब अपन आते हैं प्रोड्यूसर और ब्रोकर पे। तो बेसिकली जब आप कोई भी डेटा प्रोड्यूस करते हैं ना, तो उसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं। तो बेसिकली हर एक मैसेज को डायरेक्टली ब्रोकर पे पुश नहीं करते हैं। उसमें एक बैच पहले बनाया जाता है, फिर बैच को पुश करते हैं, क्योंकि नेटवर्क कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। और अपन ने समझा, क्योंकि आप अगर हर बार नेटवर्क कॉल करोगे तो वो एक एड ऑन लेटेंसी ऐड कर देगा आपके पास में। तो इस वजह से क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जो क्लाइंट साइड पे जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहले डेटा को बैच करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा? बैच। तो डेटा ब्रोकर में डायरेक्टली पुश नहीं करते हैं, पहले बैच बना के पुश करते हैं। तो बैच बना के पुश करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो आपके पास जब आप प्रोड्यूसर सेटअप करते हो तो आप बैच साइज एक पैरामीटर होता है, उसको आप सेट कर सकते हो। आपके पास में लिंगर एमएस होता है, लिंगर लिंगर एमएस। इसका मतलब क्या होता है? लिंगर एमएस का मतलब ये होता है कि इतने सेकंड के या फिर इतने समय के बाद में आपको फोर्सफुली उस डेटा को ब्रोकर पे पुश करना है, इसको बोलते हैं लिंगर एमएस। तो बेसिकली काफका का जो प्रोड्यूसर का जो क्लाइंट होता है ना, काफी आइडियल होता है। वो तीन चीजों को सबसे पहले देखता है कि करंट डेटा की साइज कितनी है, ठीक है, कितना टाइम इंटरवल मुझे सेट करना है, और रिक्वेस्ट का टाइम आउट कितना है। इन तीनों फैक्टर को कंक्लूड करके फिर वो आइडियल बैच बनाता है। बैच बनाने के बाद उस वाले डेटा को ब्रोकर पे सेंड कर देता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि अगर मान लीजिए उस वाले जब आप डेटा पुश करने गए थे और ब्रोकर ने उस वाले बैच में से कुछ मैसेजेस को एक्सेप्ट अगर नहीं किया, तो अगर आपने उसका ध्यान नहीं रखा तो आपका वो वाला मैसेज लॉस हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो इसलिए आपको बैच छोटे बनाने हैं। लिंगर एमएस को आपको एक मीडियम वे में रखना है, बेसिकली ज्यादा बड़ा भी नहीं, ज्यादा छोटा भी नहीं। वो आप एक बार बेंचमार्किंग करके देखना आपके लिए आइडियल कैसा है, क्योंकि जिस स्पीड से आप डेटा फ्लो करते हो ना, अगर आपका डेटा का फ्लो काफी अच्छा है तो मैसेज लॉस के चांसेस कम है। बट आपका डेटा का फ्लो अगर स्लो है तो फिर आपके मैसेज लॉस के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सर्टेन ड्यूरेशन में वो बैच साइज अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसको पुश करने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ मैसेज आपके मिस हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल चीज है जो फेस करी है। ठीक है, इसकी वजह से आपको कुछ पैरामीटर फाइन ट्यून करने पड़ते हैं अपने लॉजिक के हिसाब से, अपने लोड के हिसाब से काफका में डेटा प्रोड्यूस करते समय। लिंगर एमएस और बैच साइज, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बेटर वे में लिखने की कोशिश करता हूं। लिंगर एमएस और बैच साइज, इन दोनों को अगर आपने सही तरीके से फाइन ट्यून करा है तो आपका मैसेज लॉस नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला कंसेप्ट समझ में आया, ठीक है, कि एक प्रोड्यूसर जो होता है वो ब्रोकर पे डेटा बैच फॉर्मेट में पुश करता है।
हर मैसेज को ब्रोकर पे डायरेक्टली पुश नहीं किया जाता, पहले बैच बनाया जाता है और उसके बेसिस पे बैच बनता है। टाइम के साइज से, टाइम और साइज दोनों के कॉम्बिनेशन जो पहले अचीव होता है उसके बेसिस पे फिर डेटा पुश करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पुश करते समय या तो आप टाइम आउट यूज करते हो, या फिर आप फ्लश यूज करते हो, या फिर आप क्या बोलते हैं फ्यूचर मेटा डेटा यूज करते हो। तो बेसिकली 3 फंक्शनलिटी होती है। तो टाइम आउट क्या होता है, अगर इतने समय में डेटा पुश हो गया तो हो गया, जो डेटा बचा है वो फ्लश हो जाएगा, मतलब वो डिलीट हो जाएगा। फ्लश में भी क्या होता है कि आप फोर्सफुली बोलते हो कि डेटा आप एक्सेप्ट करो, बट ब्रोकर ने अगर उस डेटा को एक्सेप्ट नहीं करा तो वो डेटा भी आपका डिलीट हो जाएगा। और फ्यूचर मेटा डेटा क्या होता है, वो असिंक में काम करता है। कैसे, मैंने बोला कि इस वाले बैच को मुझे पुश करना है, तो मैंने उसका 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए वेट करा, या फिर 200 ms 300 ms जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसके बेसिस पे मैंने उसका वेट करा। और फिर बाद में मैंने फ्यूचर मेटा डेटा से पूछा कि भाई ये सक्सेसफुली ब्रोकर को डिलीवर हो गया नहीं हुआ। अगर डिलीवर हो गया होगा तो वहां पे यस आ जाएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो फिर आपको दोबारा मैसेज को रिट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी प्रोड्यूसर की फंक्शनलिटी होती है। अब प्रोड्यूसर में 2 अच्छी फंक्शनलिटी और होती है कि अगर मान लीजिए कि आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना, अगर एक यूजर का डेटा एक ही पार्टीशन में जाना चाहिए सीरियल ऑर्डर में, तो आप एक प्रोड्यूसर की डिफाइन कर दोगे। जैसे यूजर आईडी आपकी प्रोड्यूसर की बन जाएगी, उसमें जब आप डेटा पुश करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे प्रोड्यूसर की आपने डाल दिया, प्रोड्यूसर की डाल दिया अगर आपने, तो आपका डेटा उस वाले पार्टीशन में जाएगा। ठीक है, इससे आपकी कौन सी वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, जब आपके पास में मल्टीपल जगह से एक यूजर का डेटा आ रहा है और आपको उसको सीरियलाइज करना है और उसको ऑर्डर में प्रोसेस करना है, तो आप उसको एक सिंगल पार्टीशन में डाल देंगे, तो प्रोड्यूसर की से वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो ये सेकंड कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, प्रोड्यूसर की सेकंड कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आता हूं थर्ड वाले पे। अगर मान लीजिए, तो बेसिकली एक टॉपिक पे मल्टीपल पार्टीशंस बनते हैं काफका के अंदर। ठीक है, अगर आपने मान लीजिए 10 पार्टीशन बनाए, लेकिन आप चाहते हैं कि 3 पार्टीशन ऑर्डर सर्विस के लिए, 3 पार्टीशन पेमेंट सर्विस के लिए, 3 पार्टीशन यूजर सर्विस के लिए रिजर्व करने हैं मुझे, तो कैसे करोगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप एक रेंज को एक की से असाइन कर दोगे, तो हमेशा उस वाली की का जो डेटा होगा उन तीनों पार्टीशन में ही जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे रेंज अलोकेशन कर सकते हैं पार्टीशन के लिए प्रोड्यूसर में, समझ गए। और मान लीजिए आपने डुप्लीकेट डेटा भेजने की कोशिश करी, तो आइडोपोटेंशियल कंसेप्ट होता है प्रोड्यूस करते समय, जब आपने उसको इनेबल कर दिया तो आप डुप्लीकेट डेटा को भी प्रिवेंट कर देगा काफका प्रोड्यूस करते समय। ठीक है, तो ये 4 से 5 कंसेप्ट हो गए जो कि आपके बेस यूज केस को सबको कवर कर लेगा। पहला हो गया कि बैच साइज और लिंगर एमएस को सेट करना होता है। दूसरा हो गया कि बैचेस में डेटा भेजा जाता है, उसके 3 तरीके होते हैं, टाइम आउट, फ्लैश और फ्यूचर मेटा डेटा। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन होती है चीजें। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रोड्यूसर की क्या होता है, पार्टीशन असाइनमेंट क्या होता है, और डुप्लीकेशन को कैसे रोका जाता है। तो डुप्लीकेशन रोकने के लिए आइडोपोटेंशियल ये कंसेप्ट होता है काफका में प्रोड्यूस करते समय, उसको आप यूज करेंगे, उससे आपकी डुप्लीकेसी अवॉइड हो जाएगी। ठीक है, बट हाई, अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे काम करो, आपको हाई लेवल पे चीजों को हैंडल करना है, जो कंज्यूमर एंड है वहां पे फिर आपको सेंट्रलाइज कैशिंग लेयर डालनी पड़ेगी, उससे आपको पता करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट है या नहीं है। वो थोड़ा सा ज्यादा स्केलेबल तरीका होता है। जनरली आप इसको भी यूज करो और उसको भी यूज करो। ठीक है, ये एक हाई लेवल आर्किटेक्चर का डिस्कशन है, जिसको किसी अलग क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे। ये आपके प्रोड्यूसर हो गया। उसके बाद अपन आते हैं कंज्यूमर वाले पार्ट पे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, नहीं है तो बता देना मेरे को, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब आते हैं कंज्यूमर वाले पार्ट पे। सो बेसिकली कंज्यूमर एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो मैंने आपसे पहला सवाल क्या बोला था, क्या काफका सिर्फ टाइम सीरीज डेटा के लिए ही यूजफुल है? नहीं, वो क्या लॉन्ग रनिंग टास्क के लिए भी काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो काफका की कंज्यूमर की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है, एक तो होती है लॉन्ग पोलिंग इंटरवल, ठीक है, और एक होता है पोलिंग साइज। ठीक है ना, एक होता है पोलिंग साइज, पोलिंग साइज होता है, पोलिंग इंटरवल होता है। तो बेसिकली पोलिंग इंटरवल क्या है, मतलब कि इतने समय में डेटा को आपको पोल करना है, 100 के बैच में, 200 के बैच में, 300 के बैच में। ठीक है, और उतने ड्यूरेशन में फिर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद में फिर वो क्या करेगा, रीबैलेंस करता है काफका खुद को। क्यों करता है इसके बारे में अभी जानेंगे अभी अपन। उसके बाद होता है पोल साइज। अगर मान लीजिए आपको 100 का बैच रखना है, 200 का रखना है, 1 का रखना है, वो आप अपने लॉजिक के हिसाब से। लेकिन अगर आपका प्रोसेसिंग बड़ा है और आपको एक मैसेज के अंदर 10 मिनट का काम है, तो फिर आप क्या करोगे, पोल साइज बंद कर दोगे, पोल इंटरवल टाइम को 11 मिनट कर दोगे। ठीक है, तो आप 10 मिनट तक आप एक ही प्रोसेस को करते रहोगे, आपका कंज्यूमर रिबैलेंस नहीं होगा। इस तरीके से आप लॉन्ग रनिंग प्रोसेस को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इफिशिएंट वे में कंज्यूमर को यूज करने के लिए आपको पोलिंग और स्ट्रीमिंग दोनों का सपोर्ट मिलता है। बैच और स्ट्रीम आप दोनों यूज कर सकते हैं कंज्यूमर के अंदर। ठीक है, तो इसमें पोलिंग इंटरवल और पोलिंग साइज, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है। अब इसके नेक्स्ट वाले पे आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कमिट। सो बेसिकली 3 तरीके होते हैं इसमें, बिगिनिंग, अर्लीस्ट और लेटेस्ट। बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग कमिट की वो फेज होती है जहां पे आप जैसे रीस्टार्ट करेंगे कंज्यूमर को, तो शुरुआत से सारा डेटा रीड करना चालू करेगा वो। ठीक है, चाहे आपने उसको रीड कर लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अर्लीस्ट क्या होता है,
कि जो लास्ट अनकमिटेड मैसेज होगा वो वहां से स्टार्ट करना चालू करेगा। एक होता है लेटेस्ट, वो क्या काम करता है कि जहां पे जो अपना जो लेटेस्ट अनकमिट मैसेज है टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, उसके बाद से वो स्टार्ट करना रीड करना चालू करता है। तो बेसिकली ये तीनों जो मैकेनिज्म्स होती है ना, बिगिनिंग, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऐसे लिखा है, आपको दिखेगा नहीं, मैं बता दूंगा, बिगिनिंग, अर्लीस्ट और लेटेस्ट, ठीक है। बिगिनिंग का मतलब स्टार्टिंग से सारा डेटा आपने कमिट कर दिया फिर भी वो रीड करेगा। कमिट क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी आपको मैं। अर्लीस्ट में क्या होगा, जो लास्ट अनकमिटेड मैसेज होगा वहां से पढ़ना चालू करेगा डेटा को, और लेटेस्ट में क्या होगा, जो अभी रिसेंट में जो अनकमिटेड डेटा वहां से पढ़ना चालू करेगा। इन तीनों को अपने बिजनेस यूज केस के हिसाब से, ठीक है, यूज किया जाता है ना। तो आपका बिजनेस यूज केस कैसा है, आप एक मैसेज को मल्टीपल टाइम पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, आप एटलीस्ट वन टाइम पढ़ना चाहते हो, फिर आपको अर्लीस्ट में आना पड़ेगा एटलीस्ट वन टाइम के लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपको अगर एक बार उस डेटा को प्रोसेस करना चाहे, वो 2 घंटे बाद ही क्यों ना करे, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो बेसिकली कमिट क्या होता है, कमिट एंड ऑफसेट दो चीज होती है हर टॉपिक के और पार्टीशन के बेसिस पे। तो काफका क्या करता है, जब आप कोई भी डेटा उसको देते हो ना, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने डेटा रीड कर लिया और मैंने प्रोसेस कर लिया है और इसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो उस मैसेज को कमिट मार्क कर देता है, मतलब डन। जैसे आप माइस्कूल में डेटा सेव करके डन बोलते हो ना, वैसे वो बोलता है डन, मैंने इसको प्रोसेस कर लिया है। उसी तरीके से उसी कमिट के लिए 3 पॉलिसीज बनाई गई है, जहां पे आपको कमिट से कोई मतलब नहीं है, आपको शुरुआत से सारा डेटा कंज्यूम करना है। आप बिगिनिंग का यूज कर लो, आप अर्लीस्ट का यूज कर लो, लेटेस्ट का यूज कर लो। और मान लीजिए आप एक ही काफका में मल्टीपल डेटा तरह का डेटा टाइप कैटेगरी के हिसाब से पुश करते हैं और डिफरेंट सर्विसेज को कंज्यूम कर रही है, तो आप क्या करेंगे, कंज्यूमर ग्रुप को अलग अलग कर देंगे। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंज्यूमर ग्रुप। हर सर्विस अपना अपना कंज्यूमर ग्रुप से डेटा रीड करेगी, तो उसके हिसाब से फिर कमिट की मैकेनिज्म चलेगी। तो काफका के कंज्यूमर में जो कमिट का मैकेनिज्म होता है ना, वो कंज्यूमर ग्रुप के बेसिस पे चलता है, क्योंकि जो कंज्यूमर ग्रुप है जो कि इसको लॉजिकली सेपरेट करता है डेटा को बेसिकली, राइट। क्योंकि एक डेटा 10 सर्विसेज यूज कर ली, लेकिन एक्स सर्विस ने करा, वाई ने नहीं करा, वाई ने भी उसको यूज करा कि नहीं करा, इसके लिए ग्रुप वाइज सेग्रीगेशन जरूरी है, लॉजिकल सेपरेशन बोलते हैं इसको। तो कंज्यूमर ग्रुप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो बेसिकली जब आप कोई भी कंज्यूमर से कनेक्शन बनाते हो, तो आपको पोल साइज, पोलिंग इंटरवल टाइम होता है, वो बढ़ाना पड़ता है, अपने यूज केस के हिसाब से चेंज करना होता है। उसके बाद में फिर आपको कंज्यूमर ग्रुप बनाना होता है। अगर सेम ही टॉपिक को मल्टीपल सर्विसेज अगर यूज करिए, तो सबको अपना अपना कंज्यूमर ग्रुप यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी सारे डेटा को रीड करने की और अपने हिसाब से डेटा को कमिट मार्क करने की, ठीक है। तो वो भी अपने अपने हिसाब से डेटा रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर वाला पार्ट, मैंने आपका पोलिंग पार्ट कवर कर लिया, स्ट्रीमिंग वाला पार्ट कवर कर लिया, कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करनी है ये कवर कर लिया, कमिट क्या होता है, कमिट की पॉलिसीज कौन कौन सी होती है, बिगिनिंग, अर्लीस्ट, लेटेस्ट, और कमिट किस तरीके से काम करता है। जब आपने कोई मैसेज सक्सेसफुली कर लिया, या तो आप मैनुअली कमिट कर दो, या आप उसको बोल दो कि हर 5 मिनट बाद में प्रीवियस डेटा को कमिट कर दे, जो हमने सीन कर लिया उसको कमिट कर दो, या फिर आप खुद से कमिट कर दो, ठीक है। तो 2 तरीके होता है, तो खुद कर देगा या आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंज्यूमर पार्ट हो गया। अब ब्रोकर क्या होता है बेसिकली, सो ब्रोकर वो होता है जहां पे सारा डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो आप जब कोई भी टॉपिक बनाते हो, तो उसके पार्टीशन कितने बनने चाहिए, हमेशा कंज्यूमर के फैक्टर में बनने चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 3 नोड का ब्रोकर है, ठीक है ना, 3 नोड का अगर ब्रोकर है, तो एक टॉपिक के मिनिमम पार्टीशन कितने होने चाहिए, 3। उसका रीजन क्या है, जिससे बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन हो डेटा का तीनों नोड के ऊपर। अदरवाइज क्या होगा, अगर बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो पर्टिकुलर किसी भी एक नोड का आपका रिसोर्सेज हाई जा सकता है, जो कि आपको बाद में डिफिकल्टी देगा, या फिर डिस्क साइज भाग सकता है या बढ़ सकता है, ठीक है। इस वजह से जब आप कोई भी टॉपिक बनाओ, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन ब्रोकर के नंबर ऑफ नोड के बराबर होना चाहिए, मतलब उसके फैक्टर में होना चाहिए बेसिकली, है ना। उसके बाद आता है जूकीपर। इसके बाद अभी तो इंटरेस्टिंग टॉपिक और डिस्कशन करेंगे, अभी डिटेल में जाएंगे, पहले बेसिक ओवरव्यू कवर कर दूं आपके लिए। जूकीपर बेसिकली क्या होता है, ये एक ऑब्जर्वर पैटर्न को फॉलो करता है कि भाई ब्रोकर में क्या चल रहा है, ऊपर से देखता है कौन अप है, कौन डाउन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सारा मतलब क्लस्टर मैनेजमेंट का काम होता है जूकीपर का, और ये सारा मेटाडेटा कंट्रोल करता है तीनों ब्रोकर के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, इससे ज्यादा इसको नहीं समझना है। अब इसके बाद मैं आता हूं इंटरनली काफका डेटा स्टोर कैसे करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, ठीक है। अब वो कैसे स्टोर करता है इसके बारे में जानते हैं। सो बेसिकली फाइल फॉर्मेट में, तो फाइल के अंदर भी सेगमेंट्स होते हैं, और सेगमेंट बनते हैं टाइम स्टैम्प के बेसिस पे, ठीक है। इसको बोलते हैं TSDB, वेट, सो बेसिकली TSDB, टाइम सीरीज डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होता है। तो बेसिकली एक फाइल होती है ऐसे, है ना। इस फाइल में टाइम स्टैम्प के बेसिस पे डेटा स्टोर होता है। तो डिफरेंट टाइम स्टैम्प एक बैच बनता है,
एक टाइम स्टैम्प का जैसे 1 घंटे का एक बैच बन गया, हर घंटे का बैच बन गया, अलग अलग फाइल्स बन गई, और फिर बाद में जब क्वेरी करने आते हो तो आप उस वाले बैच में किस वाली फाइल में जाना है तो आप वो आर निकालोगे और उस वाली फाइल को जाओगे, रीड करोगे, डेटा निकाल लोगे। इस तरह से टाइम सीरीज का डेटा ओवरव्यू काम करता है। तो बेसिकली काफका भी वैसे ही काम करता है, बट ये सेगमेंट बनाता है टाइम सीरीज के डेटा के साथ में, ठीक है ना। इसलिए इसको 2 सेगमेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। क्यों क्यों बनाता है ऐसा, सोचो। क्योंकि डेटा को बेटर वे में मैनेज करता है। तो बेसिकली आप एक पार्टीशन में, तो हर पार्टीशन के लिए एक फाइल बनेगी और उसके मल्टीपल सेगमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो सेगमेंट इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, तो जिससे बेटर, क्योंकि वो साइज और टाइम दोनों पे डिफाइन होता है हमेशा। जब आप किसी भी डेटा को फाइल में स्टोर करते हैं ना, तो बेस्ट मैकेनिज्म होती है कि नंबर ऑफ डेटा कितना होना चाहिए, उसमें नंबर ऑफ या तो रोज से डिफाइन करोगे, या साइज से डिफाइन करोगे, या टाइम से डिफाइन करोगे। तो बेसिकली इन तीनों में से जो भी पहले चीज अचीव होती है उसके बाद आप उस फाइल को लॉक कर देते हैं, मतलब उसको इम्यूटेबल सेगमेंट बना देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब नया डेटा आता है उसको नई फाइल में आप राइट करना चालू कर देते हैं, ठीक है। यह आइडियल मेथोडोलॉजी होती है जिसको सारे आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं। तो बेसिकली सेगमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है, सेगमेंट के फॉर्मेट में, वो भी इम्यूटेबल सेगमेंट के फॉर्मेट में डिस्क पे डेटा राइट करता है ये, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि काफका आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप रिटेंशन टाइम सेट कर सकते हैं अपने डेटा का, उसके बाद वो डेटा अपने आप उस वाली फाइल से डिलीट हो जाएगा या फिर उस वाले सेगमेंट से डिलीट हो जाएगा, वो वाला सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। तो बेसिकली जब आप कोई भी काफका का सेटअप करते हो तो आप रिटेंशन टाइम सेटअप करते होंगे 7 दिन 15 दिन, ठीक है। तो जनरली 7 दिन के लिए टाइम आता है डिफॉल्ट में, उसके बाद आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो उतने समय के लिए आप डेटा वापस रिट्राइव कर सकते हो काफका से। ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसलिए मैंने बोला था काफका एज ए डेटा स्टोरेज की तरह भी काम करता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, क्या ये सत्य है कि अगर आपने रिटेंशन टाइम 7 दिन बोला, 7 दिन बाद एग्जैक्ट वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा? नहीं होता। उसका एक रीजन है, क्योंकि जब आपने सेगमेंट बनाया और उस वाले सेगमेंट की साइज अगर कम थी और उसमें एक लेटेस्ट रिकॉर्ड आकर अगर अपेंड हो गया, क्योंकि उसका 7 दिन तो नेक्स्ट के है, बट ये तो 6 दिन पुराना रिकॉर्ड है, तो ये वाला सेगमेंट जाना चाहिए था, बट ये वाला सेगमेंट स्किप हो जाएगा। क्या समझे? जो आपने मल्टीपल सेगमेंट बना रखे हैं, ठीक है, अब कोई नया डेटा आया और वो डेटा जो है वो किसी एग्जिस्टिंग सेगमेंट में जब जाता है तो आइडियली ऑप्टिमाइज वे में रखा जाता है, तो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो अगर वो किसी ऐसे सेगमेंट में चला गया जिसका टाइम आज रीच होने वाला था, बट वो आज नहीं होगी, अब 7 दिन बाद होगा, क्योंकि उसमें एक रिकॉर्ड ऐसा है जो कि 7 दिन बाद एक्सपायर होना चाहिए। अदरवाइज तो फिर इसका जो इसने कमिट करा है कि मैं 7 दिन तक डेटा रिटर्न करता हूं, वो तो फॉल्स हो गया ना। तो किसी आर्किटेक्चर के प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। तो इसने क्या करा, डेटा को रिटर्न करने के लिए चलो ठीक है पुराना डेटा 7 दिन और मैं एक्सटेंड कर देता हूं। अब ये आपको प्रॉब्लम कैसे देगा? एक तो आपकी डिस्क साइज बढ़ेगी 7 दिन के लिए, दूसरा आपको प्रॉब्लम कैसे देगा, अगर मान लीजिए आपने डेटा को पूरा रीप्रोसेस करा, वो भी बिगिनिंग पॉलिसी के साथ में कमिट की, तो आप तो सोचेंगे 7 दिन पुराना डेटा आना नहीं चाहिए, लेकिन वो दोबारा आ गया और आपने उसको प्रोसेस कर दिया तो गड़बड़ हो गई। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे फोकस करा है कि काफका का डेटा स्टोरेज कैसे काम करता है, टाइम सीरीज पे काम करता है और इम्यूटेबल सेगमेंट फॉर्मेट में डेटा को रखता है। बट वो रिटेंशन टाइम की जो फंक्शनलिटी देता है, क्या वो एक्चुअली में वैसा होता है? 99% होता है, बट 1% चांसेस है ना हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मैसेज अगर उसमें जाके अपेंड हो गया पुराने वाले सेगमेंट में, तो सेगमेंट स्किप हो जाएगा, वो डिलीट नहीं होगा। अब ये सब चीजें मेंटेन कैसे करी जाती हैं कि वो उसको डिलीट करना है कि नहीं करना है? बिल्कुल, हमने एक कंसेप्ट जाना है, वर्कर। आपने एक वर्कर चलाया, मैं जूम कर रहा हूं कि ऐसे होना चाहिए, आप भी जूम करो, फिर मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कैसे होगा। वर्कर चलाया इनफाइनाइट, फिर आपने देखा कि मुझे आज किसको डिलीट करना, किसको करना, किसको करना, किसको करना है। उस तरह से आपने एक जॉब चला रखी है, वो एक फॉर लूप चलाती है और करंट टाइम स्टैम्प से और मैक्सिमम टाइम स्टैम्प का डिफरेंस निकालती है, और उसके बीच में गैप होता है उसमें सो जाती है, अदरवाइज फिर बाद में चलती है और वापस वो डिफरेंस निकाल के चेक करती है कि अब मैं किसको डिलीट करूं, ठीक है। तो बेसिकली एक इनफाइनाइट फॉर लूप है। वो लेटेस्ट डेटा वो प्रीवियस डेटा उठाता है जिसका टाइम स्टैम्प रीच होने वाला होता है और उसमें करंट टाइम में डिफरेंस निकालता है। अगर वो अभी का है तो उसको अभी के हिसाब से वो प्रोसेस करने की कोशिश करेगी, अगर अभी का नहीं है तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएगी, वापस स्लीप मोड में चली जाएगी। तो एक इनफाइनाइट वर्कर आपको चलाना पड़ेगा जो कि इन सारी फाइल के टाइम स्टैम्प को चेक करेगा और इसको जब टाइम स्टैम्प रीच हो जाएगा तो उस वाली फाइल को डिलीट कर देगा, ठीक है। ये आपका काफका का होता है कि काफका किस तरीके से इंटरनल डेटा स्टोर करता है। अब आते हैं काफका इतना फास्ट और एफिशिएंट कैसे होता है। यार आप ये बात समझो कि जब आप कोई डेटा राइट करने इतना एफिशिएंटली आप डेटा राइट कर रहे हो तो रीड करने में भी तो समय लगना चाहिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जीरो कॉपी का। तो बेसिकली जीरो कॉपी क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं आज, ठीक है। सो जीरो कॉपी आपको क्या करता है कि आपकी रीड की लेटेंसी को रिड्यूस कर देता है ना। तो बेसिकली आप जब कोई भी डेटा राइट करने जाते हैं ना तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप कोई भी डेटा राइट करते हैं, समझ गए। सो कैसे काम होता है आपका समझना, वेट। सो आपके पास में ये डिस्क है, डिस्क के ऊपर आपकी ये एप्लीकेशन है,
है ना, इसको यूजर स्पेस आप बोल सकते हो, या एप्लीकेशन स्पेस बोल दो। ये आपके पास में जो है ये क्या है, ये आपके पास में सॉकेट है। ये आपके पास में जो है एनआईसी कार्ड है, इसको एनआईसी बफर बोलते हैं, कार्ड नहीं है, एनआईसी बफर है। तो एनआईसी कार्ड क्यों काम आता है, जब आपकी कोई भी एपीआई रिक्वेस्ट आती है ना, तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट यहीं पे लैंड करती है, यहाँ पे लैंड करने के बाद सॉकेट पे जाती है, ठीक है, और फिर ये आपका क्लाइंट है, ठीक है। इस क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई एनआईसी बफर के पास में, सबसे पहले बफर पहले राइट कर रहे हैं अपन, ठीक है, और फिर उसके बाद गई सॉकेट पे, ठीक है। सॉकेट से फिर ये जाएगी आपके एप्लीकेशन पे, सॉकेट को आप कर्नेल भी बोल सकते हो, कर्नेल पे, ठीक है। अब जाएगी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन से फिर ये जाएगी डिस्क के ऊपर राइट होने। तो एप्लीकेशन से डिस्क पे डायरेक्ट नहीं जाती है, एप्लीकेशन से जाएगी आपके कर्नेल के थ्रू, ठीक है। सॉरी, ये कर्नेल नहीं होता, सॉरी सॉरी, हाँ। तो आपका ये सॉकेट होता है, एनआईसी से सॉकेट पे जाएगा, फिर एप्लीकेशन, फिर कर्नेल पे जाएगा, फिर डिस्क पे जाएगा। और जब आपको रीड करना है तो रीड आपको कैसे करना है, डिस्क से कर्नेल, कर्नेल से आपका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन से सॉकेट, सॉकेट से एनआईसी कार्ड, और एनआईसी कार्ड से वापस क्लाइंट पे आ गए अपन। अब यहाँ पे इतना बड़ा चक्कर थोड़ी काटना है मुझे, इसका मुझे शॉर्टकट चाहिए, ठीक है। अब शॉर्टकट क्या चाहिए, उसको बोलते हैं जीरो कॉपी। तो जीरो कॉपी ने उसको कैसे अचीव करा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली आइडियल जर्नी क्या होती है, पहले मैं वो राइट डाउन करूंगा, उसके बाद में अपन इसको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एनआईसी कार्ड में डेटा जाएगा, फिर उसके बाद में सॉकेट में जाएगा, फिर आपके पास एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद कहां जाएगा, कर्नेल में जाएगा, फिर उसके बाद में कहा जाएगा, डिस्क पे जाएगा। ये इतनी बड़ी जर्नी होती है। हमने क्या करा, मतलब जीरो कॉपी ने क्या करा, हमने तो कुछ नहीं करा चलो, जीरो कॉपी ने क्या करा, जीरो कॉपी कहती है आपकी यहां से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अब जीरो कॉपी ने क्या करा, जीरो कॉपी ने सबसे पहले आया एनआईसी बफर के पास में राइट करने, उसके बाद आया सॉकेट के पास में, सॉकेट बफर में डेटा आ गया, और सॉकेट बफर ने डायरेक्टली डिस्क पे डेटा राइट कर दिया। इसने दोनों स्टेप्स को स्किप कर दिया, इसको बोलते हैं जीरो कॉपी। और रीड करते समय भी इसने इसको फॉलो करा। तो ये प्रोसेस इसको मोर रिलायबल, इफिशिएंट और स्केलेबल बनाता है काफका को। इसको बोलते हैं जीरो कॉपी। किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है जीरो कॉपी क्या होता है और किस तरह से हेल्प करता है मॉडर्न आर्किटेक्चर को स्केल करने के लिए। ये एप्लीकेशन और कर्नेल की दोनों की मतलब दोनों की जो स्टेप होती है उनको रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, ठीक है। इस वजह से आप इफिशिएंटली सारे लेटेंसी कम आती है। तो बेसिकली किसी भी आर्किटेक्चर में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके आईओ बोटलनेक होता है उसमें। तो आईओ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आईओ को किस तरह से बेटर वे में ऑप्टिमाइज कर सकते हो ना, वो सारी मैकेनिज्म आपके काफी काम की, उसको सीखना बहुत जरूरी है ना। तो इसके ऊपर हमने आईओ मल्टीप्लेक्सिंग का एक सेशन बनाया, उसको आप डिटेल में जानने की कोशिश करना। 4 तरह के पैटर्न होते हैं, आप एक बार समझ जाओगे ना तो आपको इन डेप्थ आर्किटेक्चर की नॉलेज का इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप फ्यूचर में जब कोई नया डेटाबेस आएगा तो आप इजीली सोच सकते हो कि उसको किस तरीके से बनाया गया होगा, ठीक है। तो हमेशा आपको बेस नॉलेज क्लियर करनी है जिससे आप फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी को इजीली अडॉप्ट कर पाओ, बहुत जरूरी है, ठीक है। और नहीं तो फिर मैं तो करा ही दूंगा इन वाले सेशंस के थ्रू, ठीक। सो इस तरह से पूरा आपका काफका का आर्किटेक्चर काम करता है। हमने काफका के प्रोड्यूसन के बारे में समझा, फाइन ट्यूनिंग पैरामीटर, किस तरह के फीचर हम यूज कर सकते हैं, कंज्यूमर क्या होता है, किस तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्या क्या सपोर्ट अपन को मिलता है, कमिट क्या होता है, ऑफसेट क्या होता है, कंज्यूमर ग्रुप क्या होता है। हाँ, एक चीज रह गई, कंज्यूमर रिबैलेंस, ठीक है। अब कंज्यूमर रिबैलेंस होता है क्योंकि कंज्यूमर खुद को इफिशिएंट वे में बनाने के लिए उसको रिबैलेंस करना पड़ता है। तो बेसिकली उसके पास मेमोरी होती है, उसके पास में सीपीयू रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो गार्बेज कलेक्टर जब चलता है ना तो काफी सारी चीजें क्लीन अप होती है, तो इस वजह से खुद को रिफ्रेश करता है जिससे बेटर वे में काम कर पाए, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो काफी सारा डेटा जो रिसोर्स है वो गार्बेज में चली जाता है, तो उसको क्लीन अप करने के लिए रिबैलेंस करना पड़ता है। आप सिंपल भाषा में उसको ऐसे समझो, ठीक है। मतलब खुद को रिफ्रेश करेगा, फिर प्रोसेस करेगा, फिर वो थक जाएगा, फिर वो रेस्ट करेगा 1-2 सेकंड, फिर वो वापस काम करना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं रिबैलेंस काफका का। अब मुझे लगता है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। तो प्रोड्यूसर भी क्लियर है, कंज्यूमर भी क्लियर है। मैंने यहाँ पे पैरामीटर भी आपको बताया जो आपको अपने एप्लीकेशन में सेट करना है, सेट करके देख लेना, गारंटेड आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसमें प्रोड्यूसर में एक चीज और होती है एक्नॉलेजमेंट वाली, कि किस लेवल तक एक्नॉलेजमेंट कराना है, 1 लेवल पे, 2 लेवल पे और 3 लेवल पे, ठीक है। तो वो भी आप एक बार चेक करके देखना किस तरीके से काम करता है। कंज्यूमर पे बैच स्ट्रीम क्या होता है, कमिट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। लॉन्ग प्रोसेस वाले जो टास्क होते हैं उनको किस तरह से फाइन ट्यून कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके, ये भी पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। इसके बाद में आपको मैंने ब्रोकर बता दिया। बेसिकली ब्रोकर क्या होता है, एक क्लस्टर होता है नोड्स का जो कि फाइनली डेटा सारा स्टोर करता है, और उस सबको मैनेज करने के लिए एक जूकीपर होता है। इंटरनल डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, हमने बताया कि टीएसडीपी का यूजर टाइम सीरीज डेटाबेस यूज होता है और सेगमेंट बेसिस पे डेटा स्टोर होता है, और रिटेंशन टाइम क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये सब चीजें हमने डिटेल में यहाँ पे जानी। जीरो कॉपी क्या होता है,
इन सब चीजों को जानने के बाद में अब आपको प्रैक्टिकल करना है काफका का और अपने एप्लीकेशन में यूज करके देखना है कि आपको कितनी हेल्प हो रही है। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाना, कमेंट डालना, मैं उसका आंसर करूंगा। ठीक है, इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशन को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में और इस वाले चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।